29,300, हालांकि उससे अब थोड़े नीचे के टिक आ रहे हैं 29,290, 29,300 के ऊपर फिर से निफ्टी बैंक निकलता हुआ, 11,380 के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ। मिड कैप की शुरुआत आधे % की बढ़त के साथ हो रही है, 75 पॉइंट ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर इंडेक्स के स्टॉक्स पर नजर डालें तो यहां पर लीडरशिप एनटीपीसी की तरफ से आई है। इसके अलावा आईओसी, आयशर मोटर्स, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये कुछ एक और हेवी वेट्स हैं जहां मजबूती आपको इस समय देखने को मिल रही है। जेट एयरवेज अब 7.5% ऊपर, तो 10% नहीं लेकिन 7% ऊपर, 270 के लेवल इसने पार किए हैं। ऊपर के लेवल पर हालांकि थोड़ा सा अटकता हुआ, कलपत्तर पावर पर नजर रखिए, 3.25% ऊपर शुरुआत हुई है। और शेलबाई जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है, इंक्लूजन हुआ है इनका सरकारी योजनाओं में, वहां पर हम करीब 2% ऊपर तेजी आते हुए देख रहे हैं। हल्की पॉजिटिव शुरुआत अंबर एंटरप्राइजेस में उस खबर के बाद। और आईसीआईसीआई प्रू देखिए जहां खुला है वहां से धीरे धीरे रिकवर होता हुआ अब केवल 2% का ही नुकसान बाकी है इसमें। तो इस पर रखिएगा नजर अब। लेकिन अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। देखिए खुला 263 पर जेट और अब है 270 के ऊपर, तो खुलने के बाद ये बढ़ा है, 274 का इसने हाई लगाया है। तो ये 10% ऊपर नहीं खुला था, ये 4% ऊपर खुला था। 4% खुलने के बाद ये 6.5% ऊपर इस समय पहुंच गया है। नजर रखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं ये पॉकेट आउट परफॉर्मेंस करेगी। और आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले सुमित कह रहे थे आईओसी खरीदिए, खुलते ही भाग रहा है। और पहला कॉल मैं सुमित आपसे ही लेना चाहता हूँ, इससे पहले ये और भाग जाएं। एचपीवीपी आईओसी में तीनों खरीदें, एक खरीदें, दो खरीदें, क्या पसंद है आपको खुलने के बाद? खरीदने तो तीनों ही है, क्योंकि तीनों स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है और तीनों स्टॉक ने एक तेजी मेंटेन रखी हुई है। मार्केट कल गिरे तो भी स्टॉक्स में हमको तेजी ही देखने को मिली है और आज खुलने के साथ भी तेजी देखने को मिल रही है। आईओसी जैसे कि हमने कहा था, इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, 170 के पास ही आ चुका और अभी यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 175 से 180 रुपए तक के लेवल्स हमको आईओसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पिक आईओसी। दूसरा, अभी एचपीसीएल के अंदर मोमेंटम बढ़ रहा है, 278 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अभी इसको सीएमपी पे ले लेना चाहिए। स्टॉक के अंदर 275 या 274 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से ऊपर में हमको 284, 285 तक के लेवल्स तो इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। शायद 290 तक का मूव भी हमको देखने को मिल सकता है। 284 और फिर 290 एचपीसीएल के लिए। वागले साहब क्या कह रहे हैं आप? जेट बताइए। मैं ये कह रहा था ओपन लो है और बाय का कॉल है। करंटली ओपन और लो सेम है। अच्छा। वो भी इन डेसिमल 237.90। तो स्टॉप लॉस उसके 10 पैसे नीचे लगाए। 256 का भाव है यहाँ पे ले। थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट भी 280 का होगा। ऊपर में 30 रुपए होगा। आप रिस्क 15-20 रुपए की 256 का आप स्टॉप बता रहे हैं यहाँ पे। अभी भाव है 257, अभी ले लीजिए। 250 ये हो सकता है, चॉपिनेस हो सकता है प्रदीप, तो थोड़ा ऐड करिए, 250 पे ऐड करिए। और आज का दो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एफएनओ में ये दरअसल ये एफएनओ में ये दरअसल सर्किट ही है। तो ऐसा नहीं है कि सर्किट नहीं है, एफएनओ में ये सर्किट है। और एफएनओ में 10% का सर्किट अब खुल चुका है। और जो हम कह रहे थे कि आज आप इसमें बड़ी आतिशबाजी देखेंगे वागले साहब, तो जो बोला था वो देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर अब नजर आएगा। ये है 11% ऊपर। तो अब ये एफएनओ में और कैश मार्केट में भाव सेम आने शुरू हो जाएंगे। इस समय आप देखिए ये 255 का भाव आपको एफएनओ में नजर आएगा और 270 का भाव कैश में है। तो कैश में आगे जा रहा है, एफएनओ में अभी भी पीछे। एफएनओ में अभी और इसमें बढ़ने की जगह है, तो कोई कैश में इसमें बाइंग कर रहा है, ये आप समझिए। इसीलिए हम कह रहे थे ये जेट में जहां खुले वहां भी अगले साहब तेजी करने के मौके बनेंगे। आप कह रहे थे कॉल लेना चाहिए, कौन सा कॉल लेना चाहिए? देखिए हेमंत, शुरुआत में मैंने 260 का कॉल बोला था, लेकिन ऑलरेडी गैप अप से खुला है, तो 280 का कॉल देखिए करीबन 5.5-6 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो मुझे लगता है इट विल बी बाय एट दिस लेवल। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपीज, 3 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस रखे, यानी 3 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में मुझे लगता है 10 रुपए का पहला टारगेट होगा, लेकिन जिस तरह से उसका पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लगता है 10 के बाद 14 रुपीज का टारगेट होगा। तो आज के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड जो है बेहतरीन है, मोमेंटम भी जेट के साथ। 300 रुपए का स्तर आ जाएगा, आ सकता है या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस मैं एक और सेफ्टी बताता हूँ। क्या अब देखिए 2 दिन बाद है एक्सपायरी, शॉर्ट तो इसमें है, एफएनओ के बैन से आज बाहर आया है। क्या ये 300 का स्तर इस एक्सपायरी में हासिल कर सकता है? राइटली सेड, यहाँ पे शॉर्ट फंसे है और जिस तरह से न्यूज़ के बाद ये शॉर्ट अभी ट्राई करेंगे कि जहाँ पे मुझे निकलना मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो शॉर्ट ट्रैपिंग हुआ है उसके बदौलत ये 300-310 का टारगेट ऑन और बिफोर एक्सपायरी आना चाहिए। ओके, तो जेट एयरवेज में आपको तेजी देखनी है और एक आसान तरीका पैसे बनाने का कल भी
हमने पैसे डबल बल्कि 2.5 गुना किए थे आखिरी सौदा में। इसी स्टॉक पे राजेश जी एक ऑप्शन बता रहे थे आपको, 240 रुपए वाला ऑप्शन था, वो 4 रुपए में लिया और 10 साढ़े 10 रुपए में बेचा था। आज आपके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है जेट एयरवेज का 280 के स्ट्राइक वाला, 5 रुपए पर इस समय आपको मिल रहा है। अब बात करते करते 5.5 हो चुका है। 10 रुपए और 14 रुपए के 2 टारगेट के साथ आपको यहां पर तेजी करनी चाहिए, कम जोखिम के साथ। एक और ट्रेड जो साफ दिखाई दे रहा है वो है निफ्टी बैंक में, क्योंकि कल के हाईज के ऊपर निफ्टी बैंक निकल चुका है और टिक रहा है। अच्छी फॉलोअप बाइंग अब तक देखने को मिली है शुरुआती ट्रेड के दौरान। रजत, निफ्टी बैंक पे एक लॉन्ग कॉल लेंगे इस समय? देखिए, जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, मेरे लिए 29,375 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। दिन से अगर 29,375 के ऊपर चल पाए तो 29,300 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि ये 29,450 को भी पार कर लेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि 29,375 से लेके 29,450 या कि 29,000 नहीं, 395 है, वो आप फ्यूचर्स का बात बता रहे हैं, मैं स्पॉट का बात बता रहा था। तो 29,375 के ऊपर सस्टेन करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 29,430 से लेके 29,450 के बीच में एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वो पार करने दीजिए। फिर 29,375 के नीचे स्टॉप लगा के 29,650 की उम्मीद करके भी खरीदारी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे को थोड़ा खरीदारी करने में डर लगता है। तो वो लेवल है जिस पे आप नजर रखेंगे, शायद पहला आज के दिन का टारगेट तेजी की तरफ हो सकता है। और 11,396 जो निफ्टी का कल का हाई था, उस पर निफ्टी ट्रेडर भी नजर रखेंगे। मुझे लगता है दोनों लेवल्स आपको एक साथ आते हुए नजर आएंगे, फॉलो अप बाइंग अगर होती है तो इस पर रहेगी नजर। लेकिन अभी भी आप देखिए एफएनओ का डायरेक्टर साहब टिकर टीम से कहिए, दोनों जो हैं जेट का फ्यूचर का भाव और कैश का भाव एक साथ दिखाएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं उसको फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि अभी भी देखिए ये डिफरेंस लगातार इस स्टॉक में बना हुआ है। अच्छा, डीएलएफ और ये वो स्टॉक है देखिए जहां पर क्योंकि प्रमोटर्स को 75% अपनी हिस्सेदारी रखनी थी और उससे ज़्यादा बढ़ रही थी। कमर्शियल सीसीडी जो कन्वर्टेबल कमर्शियल डिबेंचर्स हैं, वो अगर उसको सब्सक्राइब करेंगे 2,250 करोड़ रुपए के, तो उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाती। इसीलिए ये QIP हो रहा है। 3,000 करोड़ रुपए के आसपास इस QIP से जुटाएंगे। और आप देखिए, लगता यही है कि डिमांड अच्छी आई है। कल ये खुला था और आज देखिए जिस हिसाब से ये कारोबार कर रहा है, ये स्टॉक भी क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है दिन के दौरान। अब से लेकर 3:30 बजे तक सुमित, डीएलएफ के इस मूव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हेमंत, डीएलएफ के अंदर मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक 192.50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, स्पॉट लेवल्स है। कल का हाई जैसे ब्रेक होगा तो इसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा। 194.70 इसका इमीडिएट ऊपर में एक हर्डल होगा। जैसे वो टूटता है तो हमें ऊपर में 200 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी सीएमपी पे इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए बाय साइड का। 188.50 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। 194 से 195 पहला टारगेट, वो टूटने के बाद 200 तक के स्तर हमको डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। तो डीएलएफ पे आप देख रहे हैं समय एक तेजी का कॉल आपके लिए आता हुआ। वागले साहब, आपके क्या लेवल है डीएलएफ के लिए? आप तो क्लोजली ट्रैक करते हैं। जो मोमेंटम हमने पिछले 10-15 दिनों में पकड़ा है, मुझे लगता है फिलहाल आज के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे 197, 198 के ऊपर इतने इजीली जाते हुए नहीं लगता है, तो 3-4 रुपए के लिए मैं अवॉइड करूंगा। मैं ये कहूंगा, मुझे शॉर्ट करने की ऑब्वियसली राय नहीं है। ओके। अच्छा प्रदीप, 10% का सर्किट खुलने के बाद अब जेट हो गया है 14-14.5% ऊपर। हाँ, तो अब आप देखिए, और कैश मार्केट में दिन के बागले साहब ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक पहुंचता हुआ 276.70 हो गया है हाई। तो आप लोगों ने जो कहा खुलते ही खरीद लो, ये देखिए ये दोनों ही भाव आपके सामने कैश मार्केट में भी देखिए बढ़ रहा है और एफएनओ में भी बढ़ रहा है, और मजे की बात बढ़ रहे हैं दोनों। लेकिन अभी भी देखिए भाव आपको अलग अलग नजर आएंगे, काफी कम होता है। 263 का भाव देखिए आपको मार्च का फ्यूचर दिखा रहा है, 276 का भाव आपको दरअसल कैश मार्केट का भाव नजर आ रहा है। तो ये लेट्स सी ये कितनी जल्दी वापस दोनों सेम भाव पर आते हैं। लेकिन
दोनों में देखिए जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी बनती हुई। ONGC एक और ऐसा स्टॉक है जिसकी बात हम लोग सुबह सुबह आज कर रहे थे और कह रहे थे कि ये गैस की कीमतें जो 18% बढ़ने की खबर है, अब तो कुछ जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में भी लिख दिया है कि गैस की कीमतें बढ़ेंगी। कल देखिए 5% बढ़ा, काफ़ी कम होता है। ONGC जैसा हैवी वेट 4-5% बढ़ता है। नीरज की टीम में ये आज भी शामिल था। बागले साहब, कोई ट्रेड है क्या इसमें? पोजिशनल है हेमंत, लेकिन आज के लिए ONGC वैसा भी स्टॉक है नहीं। 161 का करंट भाव है, मतलब 1% स्टॉप लॉस, 3% टारगेट, ये वाला मूव नहीं है। मैं 154 का स्टॉप लॉस दूंगा जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है ये 178, 180 जा सकता है 2 से 3 दिन में भी 4 दिन। ओके, ONGC पर नजर रखिए क्योंकि शुरुआत होते ही जिन स्टॉक्स में काफी अच्छे बिल्डअप दिखाई दिए आज के ट्रेड में, उनमें ये भी शामिल है। और मैं इनफैक्ट इस पे आ रहा था क्योंकि 6% का बिल्डअप हमने अब तक होते हुए देख लिया है। बिल्कुल, बहुत मजबूती इस स्टॉक में देखी जा रही है और सरकारी कंपनियों पे खासतौर पे फोकस बना हुआ है। एक और स्टॉक BEML पे नजर रखिए आप, क्योंकि कल हमने दिन के निचले स्तरों से इसमें अच्छी रिकवरी देखी और आज फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट उतना ही मजबूत देखने को मिला है। इस समय अगर आप इस स्टॉक पे देखें तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग यहां भी होती हुई नजर आ रही है शुरुआती ट्रेड के दौरान। राजेश, क्या टारगेट्स है? तेजी का ट्रेड करेंगे? यस, देखिए स्टॉप लॉस रहेगा इसका 970 का, 985 करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है आज का टारगेट 1004 होना चाहिए। 1004, 1005 ये रेंज अगर टूटेगा तो फिर मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग रैली जो है अहेड ऑफ एक्सपायरी और चलेगी। इन दैट केस में भी 3 to 4% का एक अच्छा जंप मिलेगा। सो लेकिन आज का टारगेट 1004, 1005, 1004, तो 980 से 1004 तक की तेजी आपको मिलेगी। इनफैक्ट हमारे बात करते करते बढ़ना शुरू हो गया ये। सुमित, आप भी सहमत हैं? आप कुछ और बेहतर टारगेट देखेंगे क्या? क्योंकि एक अच्छा करेक्शन दिया इसने 4-5 दिन और उसके बाद अब फिर से रिकवरी शुरू हुई है। बिल्कुल, आपने सही कहा। 4-5 दिन इसने अच्छा एक पॉज लिया, पॉज लेने के बाद अभी रिकवरी स्टार्ट हो गई है। तो ये रिकवरी स्टार्ट होने के बाद जैसे ये स्टॉक ऊपर में 1000 के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा, यानी इसका पहला टारगेट होगा 1000, और 1000 के ऊपर जब ये निकलना स्टार्ट होगा तो हमें ऊपर में 1030 से 1050 तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में जो अभी ट्रेड बन रहा है वो बाय साइड का है। 970 का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत हो गया। 1000 का लेवल्स ब्रेक होने के बाद 1030, 1050 ये लेवल्स BEML के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो BEML पर रखिए नजर, बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक का दिखा सकता है। अच्छा, इंटरग्लोब देख लीजिए, चर्चा हो रही थी कि ये गिरेगा। बागल साहब, कोई शॉर्ट करना चाहते हैं इसको? ये कल भी दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ था। लोग स्पाइस जेट और इंटरग्लोब को खरीद ही इसलिए रहे थे, इसी होप में कि ये जेट के लिए दिक्कत का वक्त आएगा और जेट की फ्लीट्स एक एक करके ग्राउंड होंगी और इंटरग्लोब और स्पाइस जेट और गो के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन अब क्योंकि मामला कंट्रोल में आ गया है तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आज FNO में गिर कौन सा रहा है? शेयर इंटरग्लोब गिर रहा है। अभी के अभी बेचें क्या? आप का कोई कॉल है इस पर? 1340, 1345 यहाँ से एक 20 रुपया है। अभी 1368 का फ्यूचर्स है तो बेच सकते हैं। एक 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस 1375 का और 1340 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बढ़ता है। तो स्पाइस जेट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और देखते हैं वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एयरलाइनों में जो तेजी हो रही थी और आप देखिए शुक्रवार को तो क्या जबरदस्त रैली इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी और आप देखिए आज ये तेजी अब गुम होती हुई। एक और पॉकेट है जो कमजोर है, वो है IT पॉकेट। आप देखिए नंबर सब आने वाले, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी और कंपनियों ने तो बता दिया है कब से अब ये नंबर्स अपने देने शुरू करने वाले हैं। तो 12 तारीख के आसपास इन्फी के नंबर्स आने शुरू होंगे और एनालिस्ट बिल्कुल होपफुल नहीं है। तो इन्फोसिस देखिए अब नतीजों से पहले ढीला होता हुआ, TCS देखिए नतीजों से पहले ढीला होता हुआ, टेक महिंद्रा देखिए यहाँ पर भी कमजोरी है, टाटा एलेक्सी भी फिसलता हुआ। इवन टॉप 10 में अगर आप देखें तो विप्रो में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग सीजन से पहले IT से उम्मीदें कम है और इसीलिए देखिए यहाँ पर गिरावट के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। कोई एक स्टॉक का समय जो आपको चार्ट्स पर कमजोर नजर आ रहा हो IT पॉकेट में? देखिए स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से गिरावट बढ़ेगी। हेक्सावेयर काउंटर एक थोड़ा सा वीक लग रहा है। हेक्सावेयर के अंदर शायद यहाँ से गिरावट बढ़ते हुए हमको देखने को मिल सकती है। 328 के आसपास स्पॉट लेवल्स में भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से नीचे के अंदर 320 और शायद 315 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हेक्सावेयर के अंदर CMB पे सेल बनता है। ओके, हेक्सावेयर में आज आप जो गिरावट आते हुए देख रहे हैं उसके पीछे नोमुरा की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि वो रिड्यूस कॉल दे रहे हैं और 325 के टारगेट उन्होंने हालांकि सुझाए हैं जो कि इस भाव के आसपास ही हैं, लेकिन शायद उसका कुछ इंपैक्ट। और रुपया देखिए
कल दिन के लोस से हमने मजबूत होते हुए देखा था, आज भी रुपए की शुरुआत बेहतर दिखाई दी है और उसका ही असर साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है। रजत, आईटी में क्या आप कहीं और भी एक शॉर्ट का ट्रेड देखते हैं क्या? टीसीएस एक और स्टॉक है बाय द वे, हेवी वेट, जिस पर नोमुरा बेरिश है। देखिए, मुझको इन्फोसिस काफी वीक नजर आ रहा है। इसमें लगता है कि 710 तक एक मूव आपको देखने को मिलेगा और आज के दिन अगर इसी लेवल पे मतलब 725 के आसपास में अगर आप स्टॉप ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप 735 के ऊपर होना चाहिए और नीचे 710 से 707 तक उम्मीद करके ये आप बेच सकते हैं। अच्छा, तो इन्फोसिस के ऊपर रखिएगा नजर। और आप कह रहे हैं इंडिगो का पुट ले लें, वो ज्यादा बढ़िया रणनीति है। डेफिनेटली। तो और कौन सा पुट लिया जाए? 1340 वाला। देखिए, इंडिगो का टेक्निकल सेटअप जो था वो 1390 के आसपास, 1380 85 के आसपास एक सपोर्ट था, तो वहाँ से एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी बन रही थी, लेकिन वो वायलेट हुई है। तो अभी इंडिगो क्रैक होगा करीबन 1300-1310 तक। एट द सेम टाइम तो कौन सा पुट लेना चाहिए? मुझे लगता है 1340 का पुट जो करीबन 12 रुपए पे मिल रहा है, 12 रुपए 50 पैसे पर मिल रहा है। यस, ये अभी बाय करें। ओके। इसका स्टॉप लॉस रखे करीबन 8 रुपए का और इसके 2 टारगेट में दूंगा, 19 रुपए 50 पैसा और 26 रुपए। तो नजर रखिए बाब, इंडिगो का पुट लीजिए। देखिए, जेट में तेजी बनेगी और वो नजर आ रही है बनती हुई, और जैसे जैसे जेट बढ़ेगा ट्रेडर्स अब यही सोचेंगे कि ये इंडिगो और स्पाइस जेट के लिए खराब खबर है, सिंपल है ट्रेड। तो इसीलिए देखिए वो ट्रेड आप इस समय ले सकते हैं। डीएलएफ हम कह रहे थे ये भागेगा, और देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय डीएलएफ कारोबार कर रहा है। बढ़िया प्रदर्शन डीएलएफ का स्टॉक दिखाता हुआ। तो टॉप 5 अगर आप गेनर्स देखें तो 13%, 14% ऊपर जेट है, आईओसी 2.5% ऊपर है, डीएलएफ 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। जैन इरिगेशन भी एक छोटा सा बाउंस दिखा रहा है और जयप्रकाश एसोसिएट्स में भी एक छोटा बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़िया रैली देखने को मिल रही है प्रदीप इन तमाम स्टॉक्स में। तो जब आप डीएलएफ में तेजी कर रहे हैं तो आईबुल रियल 2 दिन करेक्ट हुआ था, शुरुआत में अच्छे वॉल्यूम के साथ एक मूव दिखा है। सुमित, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तेजी करेंगे? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मूव देखने को मिल सकता है ऊपर का। स्टॉक के अंदर यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 97, 98 तक का लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर या बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से 87.50 के स्टॉप लॉस से 90 रुपए के आसपास बाय करें, ऊपर में 97 से 98 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बहुत समय के बाद रजत, अगर आप देखें तो ये आईबुल रियल अब एक बॉटम बनाने के कुछ डेफिनेटिव संकेत दे रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर तेजी भी आप बनते हुए देखते हैं। आज भी ऐसा ही एक दिन है, क्या देख रहे हैं? आपके टारगेट क्या होंगे इसमें? देखिए, 91, 92 अगर क्रॉस कर पाए तो इसमें 96, 97 तक जा सकता है, लेकिन जब तक ये 99 का स्तर पार करके ऊपर नहीं चलता है तब तक कोई खास सस्टेनेबल अप ट्रेंड इसमें बनना थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही जहां तक डीएलएफ की सवाल है, मैं डीएलएफ और इसको एक साथ लग के ट्रैक करता हूं क्योंकि वो दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में है। तो 193 रुपया 50 पैसा से लेके 197 ये डीएलएफ जब क्रॉस कर जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले या यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। बट दोनों में ही मीडियम टर्म के लिए ट्रेंड बदल चुके हैं। अच्छा, एक स्टॉक, अच्छा बागल साहब, काफी लोगों के हाथ जेट आया नहीं होगा, बात सही है नहीं? जिन्होंने कल ले लिया तो कल मुझे लगता है एफएनओ में नहीं ले सकते थे, कैश में लिया तो हाँ, मुझे लगता है देखिए 12% की आज तेजी, कल 12% की तेजी, तो करीब करीब 24-25% की तेजी के बाद जिन्होंने कल हमारे कहने पे लिया है जेट, एक बार प्रॉफिट ध्यान रखिए जरूर बुक करिएगा जेट में, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा जेट में, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी हम नहीं चाहते लोगों के हाथ से निकल जाए। और ये बहुत ही सटीक कॉल था। पहले हम काफ़ी समय तक कहते थे कि इस स्टॉक में आपको दूर रहना चाहिए, 310 पर देखिए डील नहीं होने वाली, लेकिन जिन्होंने केवल इंट्राडे बीटीएसटी कॉल लिया हो तो इतनी बड़ी रैली अगर देखने को मिल रही हो तो जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ये सही रणनीति जो राजेश जी कह रहे हैं ना, वो इजी तरीका है कि आप यहाँ से निकले और ऑप्शन ले लें। सही बात है। 280 वाला कॉल जो आपने सुझाया था, एक बार उसका जरा अपडेट दीजिए राजेश जी। मुझे लगता है हम लोगों ने 5 रुपए के आसपास बात, हाँ, अभी भी उधर ही है, 4 रुपए 80 पैसा के 24-25% की रैली और जेट जैसे स्टॉक में हो गई। अब क्या हो सकता है यहाँ से और बढ़ जाए, ये कॉल नहीं है कि यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ध्यान रखिए, लेकिन आपका पैसा वही जो आपके घर आ जाए, तो बुक्ड प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। अच्छा, एक और स्टॉक जो बागले साहब आपने कहा था भागेगा, इंग्लिश वाला मुहावरा इसलिए एक स्टॉक और सर जो भाग रहा है और मैं सोच रहा हूँ अभी आपसे पूछूं कभी पूछूं, वो है ड्रेजिंग। और आपने कहा था कि आपका ये वागले साहब का कप्तान का
स्टॉक है नहीं हेमंत, आपका टारगेट क्या था वैसे? सर टारगेट तो आप छोड़िए, ये तो अब निकल गया है। मेरे को इसमें 20% वाला सर्किट वाला स्टॉक है क्या, ये बताइए। थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है। और इसका पैटर्न इतना अच्छा है कि मैं 500 तक की बात करूंगा। अगेन आज के लिए नहीं, पोजिशनल 500-510 तक का इसका टारगेट है। मुझे नहीं लगता ये 4-5 दिन के ऊपर पैटर्न इतना स्ट्रेंथ दिखाता है। ये दिखाएगा सर। हाँ, अभी के अभी ले लें, पहले तो बताओ। अभी ले लीजिए। 440-442 का भाव है। 434 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपकी 7 से 8 रुपए की रिस्क होगी और 480 आपका पहला पड़ा होगा, 510 दूसरा पड़ा होगा। तो नजर रखिए ड्रेजिंग पर, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देखिए स्टॉक 1020 के बाकी के खिलाड़ी, एसटीसी लाइए आपके सामने। अगले साहब, जनरली मूव आने के बाद इसमें भी देखिए थोड़ा और बढ़ता है। अब ये भी देखिए आज भाग रहा है। और आज हमने कहा था पीएसयू थीम ही दरअसल चलने वाली है। एसटीसी देखिए 7% ऊपर, एमएमटीसी देखिए 5.5% ऊपर, एंड्रू यूल देखिए करीब 3.5% ऊपर। इन तीनों में कोई पसंद आ रहा है क्या आपको? एसटीसी, एमएमटीसी, क्योंकि ये भी राजेश जी आपको कुछ समझ में आ रहा है इनमें से? एसटीसी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। लाइन एसटीसी लाइए साहब, चार्ट्स लाइए इसके, क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं। आप देखिए कल जो एफएनओ वाले शेयरों में इतने दिनों के बाद पीएसयू में जो तेजी देखने को मिली है, वो आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में बननी ही थी। और देखिए वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सुबह 7:30 बजे जिसने स्टॉक 2020 देखा, उसको अर्ली मूवर एडवांटेज मिला है। उन्होंने खरीदा है स्टॉक पक्के से, और देखिए इसीलिए 6.5-7% ऊपर है। ये और भागेगा क्या? यस हेमंत, जिस तरह से पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है उस तरह से मुझे लगता है पोजिशनली 146 का इसका टारगेट बनता है। एट दिस लेवल 138 लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। तो देखिए बढ़िया तेजी एसटीसी में बनती हुई, ड्रेजिंग में बनती हुई। नीरज की टीम भी लाई है सामने, और देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो दरअसल दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। तो उन्होंने भी बल्लेबाजी के ऊपर ही फोकस किया था। कल्पतरू पावर, इस पर हम अभी कॉल भी ले रहे थे। ओएनजीसी ने भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एडलवाइज ये इनका पावर प्ले वाला स्टॉक था, 2% ऊपर, ये भी कारोबार करता हुआ। प्रदीप बिल्कुल, तो शानदार तेजी देखी जा रही है। और देखिए मैंने बैंक निफ्टी पे 29,370 के आसपास कहा था कि तेजी करनी चाहिए, वहां से 50 पॉइंट का मूव आ चुका है। बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स में खासतौर पे आप एक अच्छी चाल आज फिर से देख रहे हैं, तो यहां पर तेजी का रुख बना हुआ है। लेकिन अब पहले मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। और एक फाइनेंशियल सर्विसेज, होम फाइनेंस, दरअसल कैनफिन होम्स है वो स्टॉक जिस पर हमारी नजर है। और यहां पर मुझे 430 तक के टारगेट नजर आते हैं। जी हां, एक अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी इस समय करंट लेवल से, ऐसा हमें लगता है। और एक बड़े एम्बिशियस टारगेट लेकर चलने के पीछे पूरा कॉन्फिडेंस है। उसके पीछे काफी सारी वजह है जो मैं आपको बताता हूं एक के बाद एक। सबसे अहम बात, ये अपने इसके जो ऑल टाइम हाई थे करीब 650 रुपए के ऊपर हुआ करते थे, वहां से आधे दाम पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है कैनफिन होम्स का। और ये जो गिरावट का दौर था रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, होम फाइनेंस कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए, हर एक कैटेगरी में जहां ये आते हैं जिसका असर देखने को मिलता है, हर तरफ बॉटम बन चुका है। और ये आपके सामने एक कंबाइंड प्ले दिखाई देता है। इस समय आप रियल एस्टेट में तेजी को और होम लोन सेक्टर में तेजी को अगर प्ले करना चाहते हैं तो कैनफिन होम्स सबसे बेहतरीन स्टॉक बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो देखिए जीएसटी रिलीफ का फायदा रियल एस्टेट को मिल रहा है, तो वहां पर रियल एस्टेट की बिक्री बढ़ रही है, तो साथ में होम लोन भी उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहां पर भी एक अच्छी खासी री रेटिंग होने वाली है। 4 तारीख को एक और रेट कट होना करीब करीब पक्का है, ये बाजार मानकर चल रहा है। और इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट तो इसको डिस्काउंट भी कर रहा है। इसके चलते इन कंपनियों के लिए जो फंड की लागत है वो कम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ एक और अहम बात जिस पर इस समय सरकार काम कर रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड बनाया जा रहा है। और एनएचबी ये जो फंड बना रहा है उसके जरिए इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सस्ते दर पे रीफाइनेंसिंग मुहैया कराई जाने वाली है। ध्यान रखिए कैनफिन होम्स एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि ये कैनरा बैंक की ओर से प्रोमोटेड कंपनी है। हालांकि कैटेगरी वाइज इसको प्राइवेट कंपनी कहा जाता है, तो उस लिहाज से इन कंपनीज को एक अच्छी सस्ती फाइनेंसिंग एनएचबी के जरिए मिलने वाली है। उससे इनके मार्जिन और बढ़ेंगे। तो मार्जिन पे जो दबाव दिखाई दिया, स्प्रेड पे जो दबाव दिखाई दिया, एनआईएम पे जो दबाव दिखाई दिया, जिसके चलते आपने करेक्शन देखा, वो बॉटम हो चुका है। और अब जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं वो कह रहे हैं यहां से आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये दरअसल सुधरते हुए नजर आएंगे। खास बात, कैनफिन होम्स की लागत इतनी खास बढ़ती हुई नजर नहीं आई थी मुश्किल वक्त में भी। उल्टे ये अपने रेट्स बढ़ा करके अपनी मार्जिन को बेहतर करने में कामयाब हुए थे पिछले क्वार्टर्स का अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो आगे जाते हुए जाहिर है कि ये एक और भी अच्छी बात इस कंपनी के लिए होगी। और
इसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहा है कर्नाटका में, थोड़ा कंसंट्रेशन रहा है बड़े शहरों में। अब मैनेजमेंट ने जो बताया है कि ये 30 शाखाएं खोलने पर इस समय काम कर रहे हैं नॉन मेट्रो कैटेगरी की, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में छोटे शहरों में ये अपना कारोबार बढ़ाते हुए नजर आए। तो ध्यान रखिए, एक सरकारी कंपनी का आपको एश्योरेंस मिलता है, लेकिन साथ ही साथ एक प्राइवेट कैटेगरी होने की वजह से काफी फ्रीडम है मैनेजमेंट की, तो बेहतर मैनेजमेंट और एफिशिएंसी यहां पे नजर आती है और देर सबेर हिस्सेदारी बिकने वाली है। पिछली कोशिश कामयाब नहीं हुई इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की, क्योंकि वो होम लोन मार्केट के लिए बहुत ही बुरा वक्त था। जिस समय आपका प्रोडक्ट, आपका मार्केट कमजोर हो, उस समय हिस्सेदारी बेचना मुश्किल होता है। लेकिन अब जब हालात सुधरेंगे और वैल्यूएशन बेहतर होते हुए नजर आएंगे, तो आगे फिर से ये बातें शुरू होंगी। और चूंकि सारे सरकारी बैंक इस समय जिस तरह से दबाव में हैं, अपने नॉन कोर एसेट्स बेचने में लगे हुए हैं, तो वो डेवलपमेंट भी यहाँ पे होना ही है। यही वजह है कि हम आपको यहाँ से 100 रुपए ऊपर का टारगेट इस समय लेकर चलने की राय दे रहे हैं। 430 के टारगेट के साथ पोजिशनली कैनफिन होम्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। राजेश, क्या कहते हैं आप? देखिए हेमंत, कल भी हमारे कैनफिन पे बात हुई थी क्लोजिंग शो पे, तब भी मैंने यही कहा था कि जो टेक्निकल ब्रेकआउट है इसका करीबन 320 के ऊपर बनता है। कंसोलिडेशन भी बढ़िया है। क्योंकि आपने एक लंबे टारगेट की बात की, तो मैं मंथली चार्ट देख रहा था, तो कहाँ से क्या क्या हुआ। 665 ये इसका हाई है। 665 से लेके जो टूटा वो 217 तक टूटा। अगर ये पूरा जो फॉल है उसको हम अगर रिट्रेसमेंट के तौर पे हम देखेंगे तो 2 लेवल आता है। 320, इसका मतलब 300 320 ये बेस फॉर्मेशन होना चाहिए। अपसाइड में 2 टारगेट्स बनते हैं, 2 रेजिस्टेंसेस बनते हैं, 2 सप्लाई पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट सप्लाई पॉइंट रहेगा 388, सेकंड सप्लाई पॉइंट रहेगा 440। तो मुझे लगता है कैनफिन डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे है। इट विल बी अ बाय, जहां पे मैंने 2 टारगेट आपको दिए। तो 388 आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा, और फिर 440 के आसपास तक ये जाता हुआ नजर आएगा। अगले साहब, आपकी क्या राय है? प्रदीप, मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये सस्टेन करता है ये करंट लेवल्स 335 के ऊपर, अभी 334 333 है, तो एक 345 348 तक जा सकता है। उससे ज्यादा मेरा पॉजिटिव व्यू है नहीं, मतलब उधर रैली फिजल आउट हो जाएगी। 333 का जो इसका हाई था 333.90 का, वो दरअसल इसने निकाला है आज, जो 2 दिन पहले का स्विंग हाई था। वो जो वॉल्यूम्स वो मुझे थोड़े से मिसिंग लग रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए तो इस पर रखिएगा नजर। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए, 2 गिरने वाले शेयर के सामने करीब 4 बढ़ने वाले शेयर हैं, 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। मजबूती देखने को मिल रही है मिड कैप्स में भी। जेट एयरवेज पर जो हमारा कॉल था कि अब एक बार जिन्होंने कल कहने पर खरीदा था प्रॉफिट बुक कर लें, बिल्कुल सही था। देखिए, क्योंकि अब ये शेयर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन क्या कॉल था, एक बार आपको याद दिला देते हैं। आइए देखिए, कल ठीक समय पर बात हुई थी और आज भी सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले यही कहा था कि गैप अप के बाद आप इसको चेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। आइए सुनिए। अब यहाँ से अच्छी खबरें आएंगी, ये होप ज्यादा है खराब खबरों के बनस्पत। 226 पर कैश मार्केट में शेयर ले लें, हाँ, और होल्ड करें, राइट? हाँ, उसको आप निबल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 240 का कॉल बाय करें, जो कि करीबन 3-3.25 रुपए के आसपास मिल रहा है। ये स्टॉक कल तक था एफएनओ के बैन में, अब एफएनओ के बैन से कल बाहर आ गया है। तो कहते हैं जब जेल से कोई कैदी छूटता है तो फिर भागता है, तो आज ये बढ़िया तेजी दिखा सकता है। 256 का भाव है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं लंबा दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट भी 280 का होगा। दोनों ही भाव आपके सामने, कैश मार्केट में भी देखिए बढ़ रहा है और एफएनओ में भी बढ़ रहा है। तो बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली। और सुबह सुबह हम ये भी कह रहे थे कि डीएलएफ भी देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और देखिए ये खुलने के बाद अब हो चुका है 6% ऊपर। सुमित, डीएलएफ आपने कहा खरीदना चाहिए, ये बताइए जिन्होंने आपके कहने पर खरीदा उनको कहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्योंकि हमारे सूत्र तो यही बता रहे हैं कि क्यूआईपी को बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। 3000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी था और हम सुबह भी कह रहे थे 7500 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। डेट इनका देखिए कम होगा इस क्यूआईपी के बाद, और ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर अब पहुंच चुका है 3:30 बजे तक। मेरा सवाल फिर से आपसे भाई, कहां तक जाएगा ये शेयर? बिल्कुल 200 का टारगेट दिया था और अभी ये 200 के टारगेट के पास आ चुका है। बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है और अब यहां से ऐसा लगता है कि स्टॉक और भी ऊपर का मूव कंटिन्यू करेगा, जिसमें 202 का स्तर टूटने के बाद 202 इसका इमीडिएट हर्डल है। लास्ट 3 से 5 दिन पहले के हाइज भी है, वो स्तर टूटने के बाद ये स्टॉक 210 रुपए तक भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ जो स्टॉक इस तरह का मूव दिखाता है वो और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। 194 195 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 202 का हर्डल निकलने के बाद
209 से 210 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 209, 210। वागले साहब साथ हैं आप? मैं तो 202 के हर्डल के लिए भी वेट नहीं करूंगा। अभी के अभी ले लें? अभी के अभी 200, 198 मेरी बाइंग रेंज होगी। 195 मतलब आप 5 रुपए 4 रुपए की रिस्क ले रहे, और मैं 212 के टारगेट की बात करूंगा। शायद आज नहीं होगा, कल होगा। ओके, तेजी का कॉल यहाँ पर डीएलएफ पर आता हुआ, और देखिए इसके साथ ही साथ इंडिया बुल्स जिसकी हम बात कर रहे थे वहां पर भी 4.5% की तेजी अब देखी जा रही है। और अगर आप देखें तो काफी तगड़े वॉल्यूम आज के ट्रेड में देखने को मिले हैं। इंडिया बुल्स में अब तक 25-30% के आसपास के वॉल्यूम हो चुके हैं। तो रियल एस्टेट आज पूरी तरह से फ्लेवर में है, और इसका फायदा फिर जिन और दूसरी कंपनीज को होता है। तो इंडिया सीमेंट देखिए, जो 3-4 दिनों से करेक्शन में था, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ वहां पर आज खरीदारी देखने को मिली है। और इंडिया सीमेंट में भी अब तक 15% वॉल्यूम दिन के औसत का हम देख चुके हैं शुरुआती कुछ ही मिनटों के अंदर। राजेश, क्या देख रहे हैं आप? इंडिया सीमेंट पे तेजी करेंगे? इनफैक्ट आपने जो दोनों नाम लिए, सबसे पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, पैटर्न बेहतरीन है। इंडिया सीमेंट भी पैटर्न अच्छा है। इंडिया सीमेंट में तो इनफैक्ट जो ब्रेकआउट दिया था करीबन 97 के आसपास, वो जो नेकलाइन है वो लेवल टेस्ट हुई है। तो मुझे लगता है 97 का ही स्टॉप लॉस रखे एज ए ट्रेडर। इंडिया सीमेंट की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, वो स्टॉक लाइए जी, अब बताइए। एज ए ट्रेडर 97 का ही स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है आज का टारगेट 102 इनिशियली होगा, बेस्ट के सिनेरियो में 104 तक जा सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मैं स्पेशल कमेंट करना चाहूँगा। देखिए जिस तरह से स्विंग आ रहा है डीएलएफ पे, उस तरह से मुझे लगता है फॉलोअप इंडिया बुल्स में भी आएगा। एक 4 डिजिट का स्टॉक है कि नहीं है सर, ये बताइए। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, बोला था आपने, हुआ है। ये 4 डिजिट वाला ही है। 700 के नीचे नहीं टूट रहा है, 710 के आसपास ही उसमें बाइंग आ रही है। तो मुझे लगता है एक स्विंग के हिसाब से इमीडिएट बाय करना चाहिए एट दिस लेवल ओनली। 715 का स्टॉप लॉस रखे एज ए ट्रेडर। 738 का आज का टारगेट होना चाहिए। 738 के ऊपर अगर चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 752। 738 और फिर 752। बिल्कुल, रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस ये सेगमेंट काफी मजबूत है, इसीलिए मैंने कैनफिन होम्स चुना है। इनफैक्ट एलआईसी हाउसिंग भी मजबूत खुलता हुआ। आई बुल्स हाउसिंग, इस पर वागले साहब आपके टारगेट क्या होंगे? पहले तो 4 डिजिट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, टाइम लगेगा। मैं ये ऑब्वियसली कुछ दिनों का नहीं हो सकता है, कुछ महीनों का। सही बात है, 2 से 3 महीने में ये आ सकता है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है। अच्छा, आज के लिए अगर बात करेंगे तो वो मोमेंटम मुझे दिख रहा है करंटली एट 729, और स्टॉक सिर्फ 2% ऊपर है। और ये जब चलता है तो 5-6% ऐसे ही जा सकता है। तो मैं अभी के अभी वाले स्टॉक कैटेगरी में इसको शामिल करूंगा। 729, 730 की बाइंग रेंज होगी, करंट प्राइस होगी। 724 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 745 का आज का टारगेट होगा। मुझे यहाँ से 15 रुपए दिखते हैं। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। बढ़िया तेजी दिखाने के लिए तैयार है। 202 रुपए का भाव डीएलएफ पर भी वागले साहब देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या भागा है। 6% ऊपर देखिए डीएलएफ का शेयर इस समय आप कारोबार करता हुआ, और पीछे पीछे चल रहे हैं बाकी के रियल एस्टेट कंपनियां। एफएनओ में आईआरबी इंफ्रा में भी देखिए एक तेजी देखने को मिल रही है, 0.25% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार करता हुआ। तो टॉप गेनर है आप देखिए जेट एयरवेज 12% ऊपर अभी भी, और डीएलएफ देखिए 6% का जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अच्छी रैली यहां पर बनती हुई, दिन के हाईएस्ट लेवल पर डीएलएफ भी पहुंच गया। आईआरबी इंफ्रा में भी बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए वागले साहब, या छोड़ दें? छोड़ दें। आईआरबी इंफ्रा में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इतना कन्विक्शन। अब आप देखिए, अब कल का जो हाई था निफ्टी का 11,395, उसके ऊपर दरअसल निफ्टी निकल चुका है। तो आज भी बाजार खुलने से पहले मुनाफे की तैयारी में सुबह सुबह वागले साहब हम यही कह रहे थे, जिन्होंने कल मंदी करी है प्लीज काट लीजिए। अब आप देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर कल के हाई के ऊपर निकल चुका है, 170 अंक ऊपर इस समय बैंक निफ्टी। सुमित, लग रहा है क्या आज एक जबरदस्त सेशन होने वाला है? जिन्होंने मंदी करी है अब भी देर नहीं है, काट लेनी चाहिए। हाँ, 11,400 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर ये एक अच्छा मूव ले लेगा ऊपर की तरफ। अगर आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 11,400 के ऊपर, तो फिर ये वापस से अपना एक अप मूव रिज्यूम करेगा, और फिर हमें ऊपर में 11,600, 11,700 के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी निफ्टी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है। अगर डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी करनी है। अगर डिप में 11,300 के लेवल मिलते हैं तो बहुत अच्छे, बट अब जिस तरह का मूव आ गया है, ऐसा लगता है कि अब ये यहीं से घूम जाएगा और एक अच्छा मूव ले लेगा। तो बिल्कुल बाय बनता है, और इसके अंदर बाय साइड में ही पैसा वालेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। तो रजत, जब कुछ देर पहले कह रहे थे हेमंत कि 29,460 का लेवल वो देख रहे हैं, तो मैंने कहा था क्या 29,460
और 11,395 एक साथ आपको आते हुए दिखाई देंगे कुछ देर के बाद। और देखिए वैसा ही हुआ है, अब ये दोनों हर्डल्स, दोनों लेवल अवरोध पार होते हुए, तो हमने 29,370 के आसपास आपको बैंक निफ्टी पे तेजी करने की कॉल दी थी और वहां से अब 90 पॉइंट की तेजी इस समय हो चुकी है निफ्टी बैंक में और निफ्टी भी एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। इस समय कोई ऑप्शन ट्रेड दिखता है क्या राजेश आपको निफ्टी या निफ्टी बैंक में जो आप करना चाहेंगे? अगले टारगेट 11,460-70 की तरफ शायद निफ्टी के निकलते होंगे। निफ्टी बैंक के क्या टारगेट आ रहे हैं? देखिए मुझे लगता है यहाँ पे 11,300 का कॉल, मैं थोड़ा इन द मनी की सोच रहा हूँ क्योंकि 11,300 पे बेस बनाए तो 11,300 का कॉल 121 रुपए के आसपास मिल रहा है। 11,400 का मेरे पास अभी लगा हुआ नहीं है। 11,300 का अगर यहाँ पे करते तो स्टॉप लॉस रखे करीबन 85 का, टारगेट होगा 165 का। 121 के करीब इस समय मिल रहा है 165 के टारगेट के साथ। इस 11,300 के कॉल पे आप तेजी की राय देंगे? आपने कहा 11,400 का कॉल आपके सामने नहीं है तो 32 रुपए 55 पैसे पे चल रहा है सर। हाँ। मेरे ख्याल में 11,500 का कॉल नहीं लेना चाहिए। आज 19 रुपए 20 पैसे का भाव है, यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी तो 2 दिन में आपको लग नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? देखिए मुझे लगता है जिस तरह से पुट कॉल राइटिंग हुई ना कल और परसों के दिन, तो मुझे लगता है 11,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अच्छा। एट द सेम टाइम 11,300 के नीचे जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसी रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए, इसलिए मैंने पर्टिकुलर 11,400 का लेवल है उसको पकड़ा हुआ है। अगर रही बात 11,400 के कॉल की जो कि 44 के आसपास है, तो देखिए 44 पे बाय बनता है तो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 30 का। अपसाइड में मुझे लगता है 67-68 ये इसका टारगेट होना चाहिए। तो ये देखिए 52-53 तक पहुंच भी गया क्योंकि 11,400 का लेवल आते ही यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन जो बात राजेश बताना चाहते हैं वो ये कि ऊपर के लेवल पर आपको राइटिंग की वजह से शायद एप्रिसिएशन थोड़ा लिमिटेड होगा, तो जो इन द मनी है वो सेफ होगा। यानी 11,400 और 11,500 के बीच से चुनना है तो 11,400 सेफ है, तो उस पर आपको दाव लगाना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जो बाजार खुलने के साथ ही तेजी पकड़ते हुए आज के दिन दिखाई दिए हैं। दिलीप बिल्डकॉन अब 6.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 23-24% के आसपास वॉल्यूम इस काउंटर पे अब तक हो चुके हैं। 647 के लेवल आज देखे जा रहे हैं। इसके चार्ट पे राजेश नजर है आपकी दिलीप बिल्डकॉन, देखिए जरा क्या लगता है आपको? इसने भी एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है और इस महीने 50% ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। देखिए 720 के आसपास का इसका इमीडिएट हाई था, 720 से लेके 600 तक का एक करेक्शन है। ये जो करेक्शन हुआ है 120 पॉइंट का, उसका ये रिएक्शन है और रिएक्शन का टारगेट होगा करीबन 675 का। तो मुझे लगता है एट दिस प्राइस 646 इसमें बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 635 का, जैसे मैंने कहा 680 का टारगेट लेके काम करें। और ये स्टॉक मुझे ध्यान है हेमंत करीब 350 रुपए के आसपास जब इलेक्शन के नजदीक, राज्यों के इलेक्शन के नजदीक गिरा था, तब हमने इसको पंड्या का फंडा के तौर पे चुना था कि ये स्टॉक इवेंचुअली आपको तेजी दिखाएगा, नतीजे कुछ भी हो। और देखिए वहां से डबल होता हुआ, अगर आपने मौके का फायदा उठाया तो आप अच्छे मुनाफे में। बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन दिखाया दिलीप बिल्डकॉन ने। ये जो डर था ना पहले बीजेपी को लेकर मध्य प्रदेश में जो स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हुई थी, उसके बाद ये शेयर काफी करेक्ट हुआ था और उसके बाद से एक बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है इस शेयर में। लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार कल की गिरावट जो थी आप याद करिए 355 पॉइंट की थी सेंसेक्स में, तो आज तो 140 पॉइंट हमने रिकवर कर लिए हैं। तो आधी गिरावट तो आप कह सकते हैं। देखिए कल की हमने बिल्कुल रिकवर कर ली है। निफ्टी आप देखिए कल 102 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ था और इस समय आपको दिखेगा 45 पॉइंट ऊपर। तो करीब करीब कल की जो आधी फॉल थी वो हासिल हो चुकी है और अभी आधा पौना घंटा ही हुआ है बाजार खुले हुए। तो डरिए मत, घबराइए मत, चिंता मत करिए। बाजार में कल वाली जो गिरावट थी वो ग्लोबली दिक्कतों की वजह से थी और लगता यही है कि आज फिर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है बाकी बचे हुए समय में। महानगर गैस देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। गैस और ऑयल ये वो थीम है दरअसल जो चल रही है। एचपीबीपी आईओसी में तेजी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी की बात हमने करी। महानगर गैस में वागले साहब स्लो एंड स्टडी है, लेकिन चलेगा क्या? पोजिशनली चलेगा। ओके। इंट्राडे के पैरामीटर्स मेरे लिए मैच नहीं होते। ठीक है। पोजिशनली मैं अभी 992 है, मैं 980 एक 10-12 रुपए के रिस्क लेके 2 से 3 दिन में मुझे लगता है कि 1020 तक जा सकता है। 1020 1030 यहाँ से 30 से 40 रुपए मुझे दिख रहे हैं। आपको नजर आ रहा है सुमित? क्योंकि देखिए थीम वही है, गैस की कीमतें बढ़ना, एमजीएल तो ये जनरली पास ऑन करेंगे गैस की कीमतें अगर बढ़ती हैं। तो एमजीएल के लिए क्या टारगेट्स हैं आपके? 4 डिजिट में आ जाएगा थोड़ी देर में?
एमजीएल काउंटर बहुत स्ट्रांग लग रहा है और स्टॉक वैसे भी लास्ट 10 से 15 दिनों में एक अच्छा मूव दिखाई रहा है। इसने स्टॉक ने आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर के हाइज लगाए हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये जैसे ही 1000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर स्टॉक के अंदर एक अच्छा नया तेजी का शुरुआत होगा, जिसमें हमें आने वाले दिनों में 1050 1070 तक के लेवल्स तो देखने को मिलेंगे ही, शायद 1100 तक के स्तर भी लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एमजीएल के अंदर बाय बनता है। सीएमपी से कोई भी गिरावट अगर 985 990 तक मिलती है तो भी खरीदारी करे। 970 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 1050 1070 ये टारगेट्स होंगे एमजीएल में ऊपर में। एमजीएल, आईजीएल, इन तमाम स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि इनमें एक बढ़िया तेजी आज के सत्र में प्रदीप बनती हुई। जी, और रियल एस्टेट की हम बात कर रहे थे, एक स्टॉक मिस हो गया मेरे से, क्योंकि जब भी रियल एस्टेट की बात होती है तो मैं ब्रिगेड, प्रेस्टीज, ओबेरॉय की जरूर बात करता हूँ। ब्रिगेड पे नजर डालिए। ये स्टॉक जब हमने चुना था 8 तारीख को करीब 220 पे, आज 250 का लेवल पार करता हुआ नजर आ रहा है। और शुरुआत में जिस तरह से वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मूव बना है, ऐसा लगता है कि ये नया स्विंग हाई आज बना सकता है। राजेश, क्या देख रहे हैं इसमें, क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, अगर इसको नया स्विंग हाई करना है तो 258 ये इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसको निकालना पड़ेगा। अगर ये 258 का लेवल निकाल दे देन इन दैट केस प्रदीप जी मुझे लगता है 280 तक भी जा सकता है। एट द सेम टाइम जो सपोर्ट मेंटेन हो रहा है वो है 240 का। तो अगर एज ए ट्रेडर लॉन्ग होना है तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। मोमेंटम जो है 258 के ऊपर ही आएगा। तो उसको पार करने की तैयारी में। अच्छा, ओबेरॉय एक और स्टॉक जिसपे हम हमेशा नजर रखते हैं। शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम इस सेक्टर ने पकड़ा है, वागले साहब, ये स्टॉक देखिए गिरते समय गिरता नहीं है और जब सेक्टर में तेजी आती है फिर से नया हाई कर लेता है। इसमें मैं सहमत हूँ आपके साथ। मैंने आई थिंक ये 490 495 के आसपास से मैं ये क्लाइंट्स को भी मेरे रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा 540 का टारगेट है, शायद वो मूव की आज शुरुआत है। करंटली एट 518 521 है। 510 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट, 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम। ओके, मैंने आपसे कुछ 100-125 रुपए नीचे से रिकमेंड किया। अच्छा, आज जो सबसे खूबसूरत बात लग रही है इस बाजार की वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देखिए RIL जो 1.5% मजबूत है ना। डॉक्टर साहब दिखाइए सारे कंट्रीब्यूटर्स। ये वो स्टॉक है, अगर ये और अगर दिन के दौरान बढ़ता है तो फिर बेयर्स के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और देखिए इसने करनी शुरू कर दी है। 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में, दरअसल यही एक स्टॉक है। तो 36 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और RIL मजबूत है। आज देखिए RIL मजबूत है, ICICI बैंक और ये देखिए बड़ा योगदान रखता है बैंक निफ्टी में, ये मजबूत है। कोटक और SBI में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो बाजार में जो तेजी करने के लिए कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सब इस समय वागले साहब नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप RIL पर तेजी करने का मूड है तो बता दीजिए। वैसे तो आप परपेचुअल बोले, यू नो, बट मैं कुछ और कहना चाह रहा था। सर बोलिए प्लीज। DLF की हमने बात की थी 197 198। मैंने कहा था 202 के ब्रेकआउट के लिए वेट ना करे। ठीक बात है, अभी 202 का लेवल आ गया। कैसे कर लेते हैं सर? आपसे सीख रहे थोड़ा नहीं मतलब वो ये भागेगा सर। 210 हो सकता है। हाँ, 210 मंदी जिसने करी वो फंसेंगे सर। हाँ, और एक ही चीज है, 6% ऊपर है तो शायद यू नो आप तो अभी सेफली 197 जो कि आपके कॉस्ट के आसपास है, स्टॉप लॉस डाल के भूल जाए इसको। आज और कल तक का 212 का टारगेट है, हम कल बात करेंगे। ओके, अच्छा, एक और सेगमेंट सरकारी बैंकों का, राजेश इस पर नजर डालिए। 3 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से आप क्या चुनेंगे? देखिए, मैं तो कैनरा बैंक के साथ ही जाऊंगा क्योंकि स्विंग और मोमेंटम जो है अहेड ऑफ एक्सपायरी कैनरा के साथ ज़्यादा होगा। 275 करंट मार्केट प्राइस है। अपसाइड में मुझे लगता है अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो 282 ये इसका पहला पड़ाव रहेगा, 286 दूसरा। तो छोटा टारगेट 282 कैनरा बैंक में होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। ऑलराइट, तो इस पर रहेगी नजर। बढ़िया प्रदर्शन देखिए PSU बैंक्स में कैनरा बैंक इस समय दिखाता हुआ। लेकिन वक्त है अपने विशेषज्ञों से विदा लेने का। वागले साहब शुक्रिया, राजेश जी आपका भी धन्यवाद, सुमित बगड़िया जी, रजत बोस साहब, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। लेकिन 10 के दमदार ट्रेड्स जी हाँ हम लेकर आने वाले हैं, आप कहीं मत जाइए। एक चाय का छोटा सा ब्रेक लीजिए। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कहां पर हैं कमाई के मौके। मुदित गोयल आपको बताएंगे एक ऐसा ट्रेड जो आपको कमाई करा कर दे सकता है। सुदर्शन सुखानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप यहां पर विदा लेंगे आपसे और जुड़ेंगे हमारे साथ शैल जी। तो बने रहिए CNBC।